दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। तो आज हम लोग NCERT क्लास 8 की साइंस की जो बुक है, पहला चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको हम लोग क्लियर करेंगे और आज ही के वीडियो में इसमें जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ये सूक्ष्मजीव क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, वो सूक्ष्मजीव हमारे दोस्त हैं या शत्रु हैं, इस प्रकार तमाम प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे और आज ही के वीडियो में हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो बच्चों, आप लोगों से मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अभी जो है गर्मी का मौसम है और साथ ही साथ इसमें बारिश भी हो रही है। तो क्या आप लोगों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है कि सुबह आप जो है दाल चावल सब्जी खा कर के स्कूल गए हों या कहीं गए हो और शाम को जब आप लौटते हैं, खाना खाने बैठते हैं, तो आपकी माँ कहती है कि बेटा दाल ख़राब हो गया है, खाने योग्य नहीं है। आप पूछते हैं ऐसा क्या हुआ है, तो माँ बताती है कि नहीं, उसके ऊपर जो है सतह के ऊपर लग रहा है कि कोई सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें तैर रही है, तुम इसको खाओगे तो बेटा बीमार हो सकते हो। तो क्या आप इस समझ सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होता है जो माँ कहती है कि वो दाल खाने योग्य नहीं है। या कभी कभी आप जो है ब्रेड दूध खाते हैं, ब्रेड चाय के साथ खाते हैं, बारिश का मौसम है, कभी आपने भूल से उस पैकेट को खुला छोड़ दिया, 2-3 दिन बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर जाली नुमा कुछ ऐसा लगता है जैसे मकड़ी का जाला हो, फफूंदी टाइप का लग जाता है उसमें। तो क्या आपने सोचा है कि ये है क्या? यदि हमने उस ब्रेड को खा लिया तो आखिर क्या होगा हमारे साथ? शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन आगे चलते हैं, इसी बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो हमारा दाल ख़राब हुआ या हमारा जो ब्रेड था उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का जाले टाइप का था, वो सूक्ष्म जीव है जो हमारे खाने को क्या कर दिए हैं, दूषित कर दिए हैं, जिसके कारण वो खाना हमारे खाने योग्य नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जीव है तो आखिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो इतने छोटे जीव हैं जिनको हम अपनी साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन जीवों को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिस विशेष यंत्र को हम लोग सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी वो यंत्र होता है जो किसी भी अत्यंत छोटे से छोटे जीव को बड़े रूप में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि बच्चों को वाकई में इन सूक्ष्म जीवों को देखना है तो आप जो है कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो आवर्धक लेंस की सहायता से आपको दिखाई दे जाएंगी, जो ब्रेड पे या रोटी पे आपके फफूंदी दिखाई देती हैं। ये जो जीव हैं यानी सूक्ष्म जीव हैं, इन सूक्ष्म जीवों को हम 4 वर्गों में बांटे हैं। यानी इन सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल। आइए बारी बारी से इन चारों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीवाणु के बारे में। जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु का जो अंग्रेजी नाम है वो है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है। कोशिका क्या होती है? वो हमारे जीवन की मूल इकाई होती है। यानी कोशिका के बिना जीव का निर्माण संभव नहीं है। जिस प्रकार से घर बनने में छोटे छोटे बालू के कणों से मिलाकर
एक ट्रॉली बालू हुआ, फिर कई 10 ट्रॉली मिला करके एक ट्रक का बालू का निर्माण होता है, यानी एक ट्रक बालू बनता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो सारे जीव जो भी सजीव हैं उनके अंदर ये जो कोशिका नाम की चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं। तो जो जीवाणु होता है यानी बैक्टीरिया होता है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। हम लोगों में अरबों खरबों की संख्या में कोशिका है। एक छोटे नवजात बच्चों में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो जो ये जीवाणु होता है ये एक कोशिकीय होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहाँ तक कि गर्म पानी में भी आसानी से रह सकता है और मानव के शरीर के अंदर भी यह रह सकता है, यानी रहता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। इनके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, इसी चैप्टर में हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। फिर हमारा जो है दूसरा है कवक। कवक कवक क्या होता है? यदि हम कवक को देखते हैं तो ये पौधे की तरह दिखते हैं, मगर ये पौधों से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, यह किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। इसीलिए इसको जो है परपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषी। जो भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है उसको हम परपोषी बोलते हैं। मानव भी क्या है? मानव यानी हम लोग मनुष्य, मानव भी भोजन के लिए किस पे निर्भर है? पेड़ पौधों पे और तो और हम लोग जंतुओं पर भी निर्भर हैं। जंतु से क्या मिलता है हमको? जंतु से हमको मिलता है मीट मिलता है, अंडा मिलता है। तो हमको जो है और पेड़ पौधों से क्या मिलता है? फल मिलता है, अनाज मिलता है, तमाम तरह की चीज़ें हमको प्राप्त होती है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो कवक होता है वो अपना भोजन नहीं बनाता है। तो जब भोजन नहीं बनाता है तो ये जीता कैसे है? कुछ न कुछ तो इसको खाना पड़ेगा जीने के लिए। तो ये करता क्या है कि जो भी मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं या सड़े गले जीव होते हैं उनको क्या करता है? ये उसको भोजन के रूप में प्राप्त करता है। जैसे अभी एक सब्जी बहुत ही धड़ल्ले से लोग उसको खा रहे हैं जिसका नाम है मशरूम। शायद आप लोगों ने भी इस सब्जी का आनंद लिया है, मशरूम की सब्जी। यह क्या है? यह एक प्रकार का कवक ही है। अच्छा, आप लोग देखते हैं बारिश के मौसम में कभी कभी जो हमारे घर के आसपास में खाद होता है, खाद जहाँ पे हम लोग घर का गोबर, गाय का गोबर जो है या घर का जो बहारन होता है यानी अपशिष्ट या किचन का अपशिष्ट सबको ले जा कर के जहाँ फेंकते हैं वहाँ देखते हैं कि एक प्रकार का ऐसा, देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक इस प्रकार का जो है छतरी नुमा उस पर रहता है, यही मशरूम है। तो इसको जो है अभी के समय में वो जो हमारे घर के बगल में कहीं लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है उस पर जम जाता है, या जो सड़ा गला चीज़ रहता है वहाँ जम जाता है, तो खाने योग्य नहीं होता है, वो जहरीला होता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल भोजन में नहीं करते हैं। यदि मशरूम खाना ही है तो अभी के समय में बहुत सारे लोग मशरूम का उत्पादन अपने घरों में कर रहे हैं। वो एक अलग
वो हमारे चैप्टर में चूँकि नहीं है, लेकिन ये आप लोग जान लीजिए कि मशरूम को उगाने के लिए लोग एक घर बनवा रहे हैं और उसमें जो है पुआल हो या ऐसा कुछ उसको सड़ा करके उसके ऊपर जो कुछ पाउडर टाइप का आता है उसको छिड़क देते हैं, पानी वानी छिड़क देते हैं और धीरे धीरे उसमें मशरूम का पौधा उगने लगता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो काट करके उसको लोग मार्केट में ला करके बेचते हैं और हम लोग उसका भोजन में अपना इस्तेमाल करते हैं। फिर उसमें जो है यीस्ट होता है और फफूंद भी एक प्रकार का कवक ही है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा प्रोटोजुआ। ये भी एक प्रकार का जो है सूक्ष्मजीव है। तो प्रोटोजुआ होता कैसा है? ये सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। ये जो है जलीय वातावरण में, मिट्टी में और अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाया जाता है, जैसे अमीबा। आगे के चैप्टर में हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और एक होता है पैरामीशियम। आप लोग को यहाँ देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। ये जो है यही है हमारा अमीबा है। ये है पैरामीशियम। ये चूँकि इसका जो आकार होता है वो चप्पल के आकार के जैसा होता है। ये हो गया हमारा अमीबा, ये हो गया पैरामीशियम। और एक होता है युगलीना। और इसका आकार कैसे होता है? आप लोगों ने शायद चाबुक देखा होगा। चाबुक ऐसा होता है, एक डंडा होता है और उसमें जो है रस्सी को पूरा लपेटा रहता है और एक रस्सी यहाँ से बाहर निकाली रहती है और जो इसको जो घोड़े पे बैठता है वो इसको हाथ में पकड़ता है और इसी की सहायता से वो घोड़े को नियंत्रित करता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने टांगा देखा होगा तो जो टांगे पे बैठा व्यक्ति होता है वो इसका इस्तेमाल करता है। तो ये हो गया हमारा प्रोटोजुआ। उसके बाद बच गया हमारा शैवाल जो देखिए यहाँ पे है, ये शैवाल के बारे में बताया गया है। ये शैवाल हैं। तो ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से एक जलीय जीव का एक समूह होता है। जो शैवाल होते हैं वो समूहों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जड़ और पत्तियां नहीं होती हैं, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है इनका उपयोग जो है हम लोग उर्वरक यानी कल मैंने बताया था एक चैप्टर में उर्वरक और खाद क्या होता है, तो इनका निर्माण फैक्ट्री में होता है। और जो कवक होते हैं, शैवाल जो होते हैं इनका इस्तेमाल हम लोग उर्वरक में करते हैं और साथ ही साथ इसका उपयोग हम लोग मेडिसिन यानी दवाई के रूप में करते हैं। दवाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो हमारा शैवाल होता है। तो हम लोगों ने जो सूक्ष्मजीवों के 4 प्रकार हैं, 4 वर्ग में इनको बांटा गया है। इनको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं, अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, आखिर सूक्ष्मजीव का स्थान क्या है? तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह एकदम बर्फीली जगह से ले करके खूब गर्म जगह है, वहाँ उस परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। जो मरुस्थल भूमि है, मरुस्थल का मतलब हुआ वह भूमि जहाँ पे कुछ भी उगाना संभव नहीं है, वहाँ धूल ही धूल है। मरुस्थल यानी जो स्थल जो मर चुका है, यानी उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, उसके अंदर वो पोषक तत्व नहीं है जो किसी भी पौधे को वृद्धि और विकास में सहायता दे सके, इसीलिए उसको मरुस्थल बोलते हैं, वह रेगिस्तान। और एक होता है दलदल हम लोग कहीं कहीं फिल्म वगैरह में देखते हैं। होता क्या है, कभी कोई व्यक्ति उसमें फंस जाता है। वो भूमि होता है जिसमें दलदली भूमि से मतलब ये है कि वो समतल भूमि के जैसे दिखाई देती है, लेकिन वो उसके नीचे जो है गड्ढा टाइप का होता है, ऊपर से
मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, जैसे ही आप उसमें जाइएगा धीरे 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 आप नीचे की तरफ सरकते जाइएगा। बहुत ज़्यादा गड्ढा होगा यदि दलदल भूमि में, तो आप उस दलदली मिट्टी के अंदर भीतर जा सकते हैं और अपने जीवन लीला को समाप्त भी कर सकते हैं। जितना आप हाथ पैर छटपटाएंगे उसमें से निकलने के लिए, उतना ही आप नीचे चले जाएंगे। तो ये जो सूक्ष्मजीव हैं वह कहीं भी रह सकते हैं। ये शरीर के अंदर भी रहते हैं, शरीर के बाहर भी रहते हैं। आइए आगे चलते हैं। हम ये भी जानने की अब कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सूक्ष्मजीव हैं तो हमारे लिए यानी मानव जाति के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक है। सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव के ऊपर, यानी ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए मित्र हैं। मित्र किस लिए हैं? वो हमारे जो भी वस्तुएं हैं हमारे खाने की पीने की, उन सबको बनाने में हमारी मदद करते हैं। उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल इन सब में किया जाता है, जैसे दही, ब्रेड, केक। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इनके निर्माण में ये जो सूक्ष्मजीव है अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। एक बात और हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल क्या होता है? मदिरा, जिसको हम लोग बोलते हैं या शराब बोलते हैं। उनको निर्माण करने में इन्हीं सूक्ष्मजीवों का ज़रूरत होता है। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी हमारा सहायता करते हैं। कैसे? यदि हम लोग कोई कार्बनिक अपशिष्ट, मतलब कि सब्जी के छिलके, जंतु के अवशेष, विष्टा, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये क्या करते हैं? अपघटन इनका जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है और उसके बाद ये हानि रहित पौधे बना देते हैं। जीवाणुओं का उपयोग जो है दवाई बनाने में, कृषि में, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में भी ये सहायता करते हैं। यहाँ तक कि इनके द्वारा ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। जो हम लोग घर पे दही खाते हैं ना, वो दही में क्या होता है? दही में वाकई में कीड़ा होता है, जीव होता है। कीड़ा नहीं कहेंगे उसको, हम जीव कहेंगे, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये प्रश्न पूछता है कि दही का जमना किस जीवाणु के कारण ही संभव है? तो उस प्रश्न का उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोबैसिलस करता है कि वह दूध में जनन करके उसको दही में परिवर्तन कर देता है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शराब बनता है, अल्कोहल बनता है, उसके निर्माण में किसकी ज़रूरत पड़ती है? जीवाणुओं की ज़रूरत पड़ती है। अब आप लोग थोड़ा सा एक घर पे अपने प्रयोग कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग आटा ले लीजिएगा या मैदा ले लीजिएगा आप लोग, और उसमें एक चुटकी जो है ईस्ट का पाउडर, सबके घर में रहता है, उसको आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद उसको आप आटे में मिला करके उसको गूँथ लीजिएगा। गूँथने के बाद यदि आप उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो आप देखेंगे कि जितना आपने आटा गूँथा था उसका डबल उसका डेढ़ा आपको दिखाई देगा। लगेगा कि अरे तो बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ा है? जीवाणुओं के कारण ही। अच्छा, एक बात और है कि क्या आप लोगों ने इडली, डोसा या जलेबी खाया है? यदि नहीं खाया है तो एक बार खाइए आप लोग, और जो इसको बनाता है उससे एक बार इसको बनाने की विधि पूछिए।
वो लोग करते क्या हैं कि जो आटे इडली होता है या डोसा होता है, उसका जो भी मटेरियल होता है उसको वो लोग सुबह यदि बनाना है तो उसको शाम में वो लोग भिगो देता है। भिगोने के बाद उसको छोड़ देता है। जब सुबह होता है उसमें ईस्ट पाउडर वगैरह डाल देता है, और जब सुबह होता है तो उसमें क्या होता है, जीव आ जाते हैं और वह उस खाने को स्वादिष्ट बना देते हैं। तो आप लोग भी इसका उपयोग कीजिएगा और उपयोग करने के बाद इसको देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग, एक प्रश्न आता है कि कीड़वन क्या होता है, कीड़वन किसे कहते हैं, यानी फर्मेंटेशन क्या होती है। तो हम लोग ये बात जान लेंगे कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कीड़वन कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब भी ये प्रश्न आए कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा कीड़वन। यानी कीड़वन वह प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जो चीनी को अल्कोहल में बदल देती है। और ये जो कीड़वन प्रक्रिया है इसकी खोज जो है 1857 ईस्वी में, 1857 में लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर। तो एक प्रश्न और हमारे यहाँ बन गया कि कीड़वन की खोज किसने और कब किया था। अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बीपीएससी वगैरह का, तो उसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ दे रहा है कि कीड़वन का खोज किसने किया, उसमें ये पूछ रहा है कि कीड़वन की खोज किसने और किस सत्र में किया। दो प्रश्न एक बार दे रहा है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो ऐसा जो प्रश्न आए तो उसका उत्तर होगा लुई पाश्चर ने। कब? 1857 में। और जो लोग ये 1857 की जब बात होती है तो ये बात ज़रूर आती है कि 1857 ईस्वी में ही भारत में सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह। और सैनिक विद्रोह में मंगल पांडे, सबसे पहले मंगल पांडे जी ने विद्रोह का बिगुल फूंका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जब हम कभी बीमार पड़ते हैं, मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए। जब आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमको जो है विगत 1 सप्ताह से बुखार आ रहा है। वो बुखार जो है कभी बढ़ता है कभी कम होता है। दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाता है और फिर अपने आप बढ़ जाता है। तो फिर हमारे डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर तुरंत आपको जो है एक जांच लिख देते हैं कि जाइए आप जो है एक जांच करा के आइए। आपके मन में होता है कि आखिर हुआ क्या है, तो लिख देते हैं कि टाइफाइड की जांच करके आइए, उसके बाद मलेरिया की जांच करके आइए। तमाम तरीक़ों का जांच वो लोग लिख देते हैं। आप गए वहाँ से, आपने वहाँ अपना ब्लड का सैंपल दिया, जो जांच करता है उसने आपके ब्लड को लेकर के जांचा और वहाँ से उसने रिपोर्ट बना दी कि हाँ आपको जो है टाइफाइड हुआ है। जैसे ही डॉक्टर देखता है कि आपको टाइफाइड हुआ है, तुरंत इंजेक्शन लिख देता है। या यदि आप कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, यदि हम जो है इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, तो क्या करते हैं? तो फिर वो आपको एक दवा लिख देते हैं और कहते हैं कि ये एंटीबायोटिक दवा है। कैसी दवा है? एंटीबायोटिक। तो अब तो हम लोग ले लेते हैं, उनसे ये नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आखिर ये एंटीबायोटिक दवा होती क्या है। लेकिन हम लोग ये आज जानेंगे कि आखिर एंटीबायोटिक दवा होती क्या है। उसको हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिजैविक बोलते हैं। तो प्रतिजैविक हम लोग लेते क्यों हैं?
तो प्रतिजैविक हम लोग इसलिए लेते हैं कि जब हम प्रतिजैविक दवा को ले लेते हैं तो जो बीमारी हमारी है, जो पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उस बीमारी को, वो उन जीवों को नष्ट कर देती है या उनके वृद्धि को रोक देती है। तो जब वृद्धि रुक जाएगा तो धीरे 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 वो समाप्त हो जाएंगे। एक बात और भी होता है कि कभी कभी हम लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के ही हम लोग एंटीबायोटिक दवा लेना शुरू कर देते हैं। तो जितना ये फ़ायदेमंद है उतना ही ये नुकसानदायक भी है। कभी कभी होता क्या है कि जो हमारे मित्र जीवाणु हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाने लगती है, जो ये हमारी प्रतिजैविक दवा है। तो इसलिए जब भी हमको प्रतिजैविक दवा लेनी हो उसके पहले क्या होता है, हमको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। एक बात और है कि सर्दी में, जुकाम में और फ्लू में ये जो एंटीबायोटिक दवा है ये प्रभावशाली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये विषाणुओं के द्वारा फैलती है। और विषाणु क्या होते हैं भाई? विषाणु जो होते हैं ये भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव ही होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। क्यों भिन्न है भाई? ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, स्वपोषी में नहीं करते हैं। ये पौधों में अथवा जंतु में ही रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब एक बात और आती है कि ये जो प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक का खोज किसने किया था? तो प्रतिजैविक का खोज किया था एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग हम लोग केवल याद रखेंगे, फ्लेमिंग, चूँकि अंग्रेजी नाम है तो आप लोगों को याद करने में भी बड़ी कठिनाई होती होगी। फ्लेमिंग आप लोग याद रखेंगे। ऐसे इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर जी ने सन 1929 में 1929 में इन्होंने क्या किया था, प्रतिजैविक का खोज किया था। और इनके द्वारा बनाई गई जो प्रतिजैविक दवा थी उसका नाम था पेनिसिलिन। उस दवा का नाम क्या था? उस दवा का नाम था पेनिसिलिन। लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, पेनिसिलिन। सॉरी, इसको पेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलिन बोलते हैं। यह प्रथम प्रतिजैविक दवा है। तो प्रश्न आ सकता है कि अलेक्जेंडर ने किस प्रतिजैविक का खोज किया था? तो हम लिख सकते हैं पेनिसिलिन का। या पूछ सकता है कि प्रतिजैविक का खोज किसने किया था? तो हमारा उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग वैक्सीन या टीका पे। वैक्सीन या टीका क्या है? आइए तो एक रोचक बात आप लोग को और बता दें। लगभग सभी लोगों ने 2-2 टीका तो ज़रूर लिया होगा। ये टीका क्या होता है? टीका करता क्या है कि जब हमारे शरीर के अंदर रोगकारक सूक्ष्मजीव पहुंच जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यानी उनको लड़ने के लिए हमारा शरीर स्वयं ही एक सैनिकों का जत्था तैयार करता है जो उस बीमारी से लड़ने में सहायता करते हैं। अभी सभी लोग, अभी 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है। इसके पहले हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना वायरस, क्या नाम था इसका? कोरोना वायरस। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये वायरस छू करके न गया हो। किसी का जांच होता था तो उसको पॉजिटिव बता देता था, जो पॉजिटिव होता था उसको कभी कभी निगेटिव बता देता था। सभी लोग इससे प्रभावित थे। उस समय कोई छींक भी देता था तो अगले को लगता था कि इसको कोरोना हो गया है। किसी को बुखार आ गया,
क्या इसको कोरोना आ गया है। तो इसी कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारी सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन कराया, भारत सरकार ने, धन्यवाद के पात्र हैं भारत सरकार। तो इन्होंने कोरोना वायरस का टीका लगाया। वो टीका क्या करता है, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर वो टीका लगाया जाता है, वो क्या करता है कि जो कोरोना वायरस से, जो कोरोना वायरस के जो वायरस हैं, कोरोना के जो वायरस हैं, उनसे लड़ने के लिए सैनिक बना लेता है। और जब भी कभी वैसे प्रकार के वायरस हमारे शरीर में आएंगे तो हमारा शरीर क्या करेगा, स्वतः ही उस प्रकार का सैनिक उनसे लड़ने के लिए बना लेगा। ठीक है। अब एक वैज्ञानिक हुआ करते थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जी जो हैं, उन्होंने क्या किया, चेचक के लिए सन 1798 में यानी वैक्सीन का आविष्कार इन्होंने किया था। किसके लिए, चेचक के लिए। अब चेचक क्या होता है, चेचक जो है उसको हम लोग अपने क्षेत्रीय शब्दों में माता जी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं। होता क्या है कि शरीर पर ऐसे 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 बूंदा बूंदी टाइप का हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो लोग कहते हैं कि इसको माता जी निकल गई हैं, माता जी निकल गई। तो उसमें क्या होता है, तेल का, किसका किसका, तेल का, उसमें हल्दी का, उसके बाद जो मांसाहारी चीज़ें हैं, मांसाहारी, उसका घर में वर्जित हो जाता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी। और जो व्यक्ति इस बीमारी से, या माता जी से, बीमारी नहीं कहेंगे इसको क्योंकि हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं, तो जो ये जिसको माता जी हुई रहती हैं, उस व्यक्ति को रोज़ स्नान कराना पड़ता है, उसको बहुत साफ़ सफाई, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। साफ़ सफाई यदि नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होता है, उस व्यक्ति को बहुत जलन होता है, बहुत कष्टदायक होता है। इसलिए इसमें साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। हम लोग जो इसमें प्रश्न बन सकते हैं, साथ ही साथ उसको भी हम लोग लेते चल रहे हैं कि साथ ही साथ वो भी कवर हो जाए। तो ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग। तो इतना हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग एक छोटा सा हम लोग प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके देखेंगे कि आखिर सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या क्या करते हैं। करना है क्या, 2 गमले लेने हैं, एक गमले पे ए लिखना है, एक गमले पे बी लिखना है। या आप चाहें तो 2 कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पे काला कलर लगा दीजिए, एक पे लाल कलर लगा दीजिए, जो भी हो, जो सुविधाजनक हो। कीजिए क्या कि दोनों में, एक में क्या कीजिए कि जो आपके घर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे आपके किचन से आलू का छिलका, गोभी का डंठल, झाड़ू देने के बाद जो अपशिष्ट बचते हैं वो, इस सब को मिलाकर के एक गमले में डाल दीजिए। और जो हमारा दूसरा गमला है उसमें क्या करिए, उसमें पॉलीथीन डाल दीजिए, प्लास्टिक का खिलौना जो टूटा फूटा उसको डाल दीजिए, या जो भी इस तरह की वस्तुएं हैं, प्लास्टिक की बोतल हुई, उसको क्या कीजिए, भर दीजिए। भरने के बाद उसको छोड़ दीजिए। जब 10 दिन 15 दिन बीत जाता है, या 1 महीना तक छोड़ दीजिए उसको, 1 महीना तक छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद उस पर ध्यान ही ना दीजिए। जब आप अंत में आएंगे तो दोनों को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि जो गमला जिसमें आपने प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक के खिलौने, ये सब डाले हुए थे, पॉलीथीन डाले थे,
कांच की खाली बोतलें रही, उनमें कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने उस गमले को देखा जिस गमले में आपने अपशिष्ट पदार्थ को डाला था, तो आप देखेंगे कि वो मिट्टी के जैसे बन गया है, खाद बन गया है। उसको किसने बनाया? इन्हीं सूक्ष्म जीवों ने उसको क्या किया है? खाद में परिवर्तित कर दिया। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। यदि वो सूक्ष्म जीव नहीं रहते तो सोचिए कि वो जो सामान है वो सड़ने गलने के बाद कितना बदबू देता है। तो एक तो उन्होंने बदबू को ख़त्म कर दिया, और जो अपशिष्ट चीज़ें थीं उसको खा करके जैसे तैसे हो अपनी प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने उसको मिट्टी में यानी खाद में उसको क्या किया? बदल दिया। एक बात और भी है कि कभी कभी होता क्या है कि यदि किसी की गाय मर गई, भैंस मर गई, जो भी इस प्रकार के जीव जंतु होते हैं मर जाते हैं, तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको एक गड्ढा खोद करके उसके अंदर डाल करके मिट्टी ऊपर से रख करके उसको दबा देते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन जानवरों को ऐसे खुले में फेंक देते हैं। होता क्या है, धीरे धीरे उसको कुत्ते खाते हैं, कुछ जंगली जीव होते हैं जैसे सियार हुआ, ये सब लोग उसको खाते हैं। खाते खाते जब वो ढांचा बच जाएगा तो उसको कोई नहीं खाता, उसको छोड़ देता है। तब बारी आती है हमारे सूक्ष्म जीवों की। वो करते क्या हैं? धीरे 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 वो उस मृत जीव को, उस अवशिष्ट को अपघटन करके उसको सरल पदार्थ में बदल देते हैं। और यह सरल पदार्थ क्या होता है? वह मिट्टी के साथ मिल जाता है और वह पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के उपयोग के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार क्या हुआ? तो जो हमारे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उन्होंने दुर्गंध युक्त पदार्थ को निम्नीकरण कर दिया और इससे क्या हुआ? हमारे पर्यावरण की शुद्धि हुई। यदि वो सूक्ष्म जीव उसको नहीं खाते तो उसके आसपास जो भी लोग जाते इतना बदबू आता है कि आप वहाँ खड़ा नहीं हो सकते। तो ये हमारे सूक्ष्म जीवों की ही देन है। तो ये थे हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव। लेकिन कुछ हानिकारक यानी हमको दंड देने वाले यानी हमको परेशान करने वाले भी सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? मनुष्य में, जीव जंतु में और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो उनको बोलेंगे, उनका नाम हमने रख दिया रोगाणु। वो कौन है? रोगाणु या रोग के जनक हैं। रोग जनक का मतलब पिता होता है, यानी ये रोग के पिता हैं। रोग इन्हीं से शुरुआत होती है। ये और भी काम करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये करते क्या हैं? ये हमारे भोजन को, हमारे कपड़े को और जो चमड़े का बैग वगैरह सब हम लोग रखे रहते हैं ना, उसको ये लोग संदूषित कर देते हैं। संदूषित करने का मतलब उसको ख़राब कर देते हैं और ऐसा कर देते हैं कि अब वो इस्तेमाल लायक नहीं रहेगा। अब आते हैं कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे अंदर जो है रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं, यानी उनके कारण हमेशा जीव जंतुओं में या मानव में रोग उत्पन्न होता है। अब हम में रोग कैसे उत्पन्न होगा भाई? तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं सांस के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से करते क्या हैं? हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके आस-पास जो है साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। कभी कभी हम लोग किसी बीमार मरीज के घर जाते हैं, बीमारी वाले आदमी के पास, तो उसके घर में दूर से ही फिनाइल महकता है, तो फील हो जाता है कि हाँ भाई ये जो रूम है वह उस मरीज का ही हो सकता है। क्योंकि यदि वैसा हम नहीं करेंगे, हो सकता है उस व्यक्ति को
कौन सी बीमारी हो? फैलाने वाली। जैसे टीबी है, टीबी जिसको होगा, या कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस इस व्यक्ति को होता था तो उसको क्या कहा जाता था कि नहीं भाई अब 14 दिन क्वारंटाइन रहिए। क्वारंटाइन का मतलब कि ना आप किसी से बोल सकते हैं, ना बतिया सकते हैं सामने से, ना उससे मिल सकते हैं, ना देख सकते हैं। आप एक रूम में पैक होकर के रह गए। आपको बहुत दूर से ही खाना जो है आपको भीतर फ़ोन कर दिया जाता कि भीतर आप घुस जाइए, आपका खाना आया है, आपका पानी आया है, और व्यक्ति चुपचाप जो है, दिन का हमको भी हुआ था कोरोना वायरस, तो हमने क्या किया कि भगवान का नाम लेकर के हमने उस दुर्दिन को काटा है। वो कष्ट जो है वही समझ सकता है जिसके घर में कोरोना वायरस से किसी न किसी की मृत्यु हुई है। बहुत ही भयानक बीमारी थी, वो फैलाने वाली बीमारी थी। एक आदमी को हुआ, उसके संपर्क में आया, दूसरे को हुआ, फिर तीसरे को हुआ। इस प्रकार से ये बीमारी फैलती गई। तो इसका सबसे बड़ा उपाय था क्वारंटाइन, यानी उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग थलग कर देना। तो इससे होता क्या है कि जो संचरण है वो बंद हो जाता है। तो कुछ रोग भी है, जैसे हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है, यानी चिकन पॉक्स अभी मैंने बताया कि चेचक, माता जी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी कैसे फैलता है? संपर्क में आने से। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जब कोई जुकाम पीड़ित व्यक्ति, जिसको मान लीजिए सर्दी हुआ है, जुकाम खांसी हुआ है, सर्दी हुआ है, बुखार हुआ है, वो व्यक्ति यदि छींकता है और छींकता है तो क्या होता है कि उसके छींक से जो है सूक्ष्म बूंद जो है निकलती है, पानी की बूंदें। आज छींक कीजिए आप लोग, हाथ सामने रखिए तो देखिए कि आपके हाथों पे लगे कुछ पानी की बूंदें आप आकर के गिरी हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे ही वो व्यक्ति छींकता है तो उसको छींकने के साथ साथ उसके जो पानी की बूंदें निकलती हैं उसमें हजारों की संख्या में रोगकारक वायरस यानी विषाणु वायु के में आ जाते हैं। और यह वायरस क्या करते हैं? सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसी बीमारी हो, सर्दी जुकाम हो, तो आप क्या कीजिए, या कोई फैलने वाली बीमारी हो, तो जैसे ही आपको छींक आए तो आप अपने मुंह के ऊपर या तो हाथ रख लीजिए, या नहीं तो आपने रुमाल लिया है तो आप उसका प्रयोग कीजिए। जिससे क्या होगा कि आप जो है दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। छींकते समय मुंह पे रुमाल का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ जो जीव होते हैं, कीट होते हैं या जंतु होते हैं, वो रोग कारक होते हैं, रोग वाहक होते हैं। सॉरी, रोग कारक नहीं, रोग कारक सूक्ष्म जीवों को ले जाते हैं, ढोने का काम करते हैं, उनको रोग वाहक कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि यदि आप कहीं से जा रहे हैं और बगल में कोई मृत जीव पड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि जो घरेलू मक्खी है उसके ऊपर वो बैठी हुई है। वही मक्खी वहाँ बैठ गई और बैठने के बाद उसके अंदर जो भी उसका कचरा है या जीव जो है, सूक्ष्म जीव है, उसको अपने पैरों में उसने दबा लिया। दबाने के बाद फिर वो वहाँ से उड़ने के बाद वो आपके घर में पहुँच जाती है। जब घर में पहुँचती है तो जो आप खाना ढके हुए नहीं रखते हैं, जो ढका हुआ नहीं रहता है भोजन, या आप खाना खाते टाइम भी देखते हैं कि वो आकर के आपके खाने पर बैठ जाती है। तो खाने पर बैठ गई तो उस क्या की, तो जो वो अपने पैरों में वो सूक्ष्म जीव लाई थी, गंदगी लाई थी, उसने आपके खाने में उसको छोड़ दिया। और जब आप उसको खाते हैं तो साथ ही साथ वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको भी आप अपने भोजन के माध्यम से अपने शरीर के अंदर उसको ले लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि जब भी आप खाने बैठते हैं तो उस समय पंखा चला लीजिए जिससे मक्खी ना आए, या साफ़ सफाई रखिए कि मक्खी ना आए। और जो घरेलू महिलाएं हैं उनसे ये बात का ध्यान रखवाना होता है कि हमारे घर में जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको अच्छी तरह से ढक करके रखना चाहिए। अब आते हैं, एक मच्छर होता है प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है, तो
तो जो मलेरिया के परजीवी हैं, मलेरिया परजीवी, उसको वो ढोने का काम करता है। कौन? प्लाज्मोडियम। प्रश्न आता है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? प्रश्न आएगा मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो हमारा उत्तर होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? वह मलेरिया परजीवी का वाहक है। और एक है मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर क्या करता है? यह डेंगू का वायरस जो होता है, डेंगू के वायरस का ये ढोने वाला है। जैसे ड्राइवर कह सकते हैं इसको, या इसको ढोता है। कौन ढोता है भाई? मादा एडिस मच्छर। तो हमको क्या करना होता है? इन मच्छरों से बचने के लिए छिड़काव की जाती है। तो इसका छिड़काव हम लोग को करना चाहिए। एक बात का और ध्यान देना चाहिए, अभी का समय में, अभी बरसात के मौसम है, तो जब बरसात का मौसम है तो हमको क्या करना चाहिए कि जो हम लोग अपने छत के ऊपर टायर फेंक देते हैं, या टूटा फूटा कूलर है उसको रख देते हैं, फूलदानी रख देते हैं। इसमें क्या होता है कि जल एकत्रित हो जाता है, और जल जब एकत्रित हो जाता है तो ये मच्छरों के पनपने का जगह हो जाता है। वहीं पे मच्छर क्या करते हैं? वह जन्म लेने लगते हैं, और जब जन्म लेने लगते हैं तो कहाँ आएंगे? तो फिर वह छत पर से हमारे घर में आएंगे, हमारे कानों तर भिनभिनाएंगे, और हमको काट करके हमको क्या करेंगे? या तो मलेरिया फैला देंगे या डेंगू फैला देंगे। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि इनको फैलने नहीं देना है, इनको पनपने नहीं देना है। अब आते हैं मनुष्य में कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं रोग पैदा करते हैं। तो एक यहाँ पे बनाया गया है चित्र, देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये छोटा छोटा चूँकि दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ लिखा हुआ है, 4 भागों में बांटा गया है इसको। पहला है जो रोग है उसका नाम है। दूसरे खंडे में लिखा गया है जो रोगवाहक यानी सूक्ष्मजीव कौन से सूक्ष्मजीव हैं। जीवाणु है, वायरस है, कवक है, प्रोटोजुआ है। 4 प्रकार के ही सूक्ष्मजीव होंगे, तो कोई ना कोई ज़रूर होगा बीमारी में। फिर अगला है संचरण के तरीके, यानी कि ये कैसे होता है, कैसे फैलता है। और अगला है बचाव के उपाय, यानी इनसे हम कैसे बच सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला है क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। इसको हम टीबी बोलते हैं। टीवी नहीं, एक होता है टीवी यानी टेलीविज़न। ये टेलीविज़न नहीं होकर के ये टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। ये एक प्रकार का रोग है जो करता क्या है, कोई व्यक्ति जिसको खांसी हुआ है 2 या 3 हफ्ते तक उसने कोई दवा नहीं खाई, तो उसके शरीर में जो है बलगम यानी कफ उत्पन्न होता है, और कफ में कीड़े आ जाते हैं जो क्या करते हैं, पहले हमारे फेफड़े को खा जाते हैं, उसको चलनी की तरह चाल जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को क्या होता है, यदि समय पर सही इलाज न मिले तो वह व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सरकार ने टीबी के लिए फ्री दवा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। ये कैसे फैलता है? ये जो हमारा टीबी रोग है वह बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया इस रोग में बैक्टीरिया ही उसका कारक है। और फैलता कैसे है? तो वायु से फैलता है। फिर खसरा है। अब बच्चों को जो अब बच्चे जन्म लेते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद उनको खसरा का टीका लगाया जाता है। ये भी एक प्रकार की बीमारी है। ये वायरस से फैलती है, और इसके फैलने का तरीका है हवा, माध्यम है हवा। फिर उसके बाद चिकन पॉक्स, यानी कि मैंने जो चर्चा किया था चेचक का, वही चिकन पॉक्स है। तो ये वायरस के द्वारा फैलता है, और हवा से हो सकता है किसी को भी, या सीधे संपर्क के माध्यम से हो सकता है। फिर उसके बाद है पोलियो, वायरस से होता है। जलवायु, अब हम लोग बता दें आप लोग, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो एक दवा चलती थी पोलियो की दवा, उसका नाम था
2 बूंद जिंदगी की। अभी भी अब तो शायद भारत से इस पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। उनका लक्ष्य ये था कि 5 साल के नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको हर एक माह पोलियो की खुराक दी जाती थी। पोलियो लाइलाज बीमारी है, लेकिन यदि उसका हम शुरू में ड्रॉप पी लेंगे, वो एक प्रकार का वैक्सीन है। ड्रॉप भी क्या है, एक प्रकार का टीका ही है। तो जब हम उसको पी लेंगे तो जब हमारे अंदर, शरीर के अंदर जब इसके वायरस आएंगे तो वो उनसे लड़ झगड़ करके हमारे शरीर को क्या कर लेगा, बचा लेगा। और इन सब से जो बचने के उपाय हैं वो क्या है, रोगी को व्यक्तियों से पूरी तरह से, अन्य व्यक्तियों से, यानी जो व्यक्ति से संक्रमित नहीं है उसको क्या करना है, उसको सभी लोगों से दूर कर देना है। और रोगी का जो व्यक्तिगत वस्तु है उसको अलग कर देना है और उचित समय पर उसका टीका लेते रहना है। तो ये हमारा सुझाव हुआ। फिर है अगला बीमारी जिसका नाम है हैजा। हैजा बीमारी, लोग कहता था कि हैजा जो है आज से 100-150 साल पहले एक भयानक बीमारी हुआ करती थी। भयानक बीमारी। आपके आस पड़ोस में यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा जिसकी उम्र लगभग 60-70 साल होगी या 100 साल के करीब होगी, पूछिएगा उनसे, उनसे कहिएगा कि हैजा किस प्रकार की बीमारी थी, तो आपको कथा सुनाएंगे कि बाप रे बाप बहुत बड़ी बीमारी थी। ये फलाना गांव में एक आदमी मर गया तो लोग उसको क्या किया कि ले गया, उसको जलावला करके आ रहा था, गांव में जैसे प्रवेश किया तब तक पता चला कि फलाना आदमी भी मर गया। फिर उनको ले जाने की तैयारी हुई। यानी ये सिलसिला जो है लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो ये एक लाइलाज बीमारी थी उस समय के लिए। लोगों को इलाज समय पर नहीं मिलता था क्योंकि इतना शिक्षा नहीं था, शिक्षा का अभाव था। अभी भी लोगों को हैजा होता है, लेकिन अभी के समय में जो मृत्यु का रेशियो है हैजा से वो बहुत ही नॉमिनल से। तो आइए देखते हैं तो हैजा क्यों फैलता है भाई। तो हैजा फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया इसको करता है। और ये कैसे होगा, दूषित जल से या दूषित भोजन खाने से। यदि हम गंदा जल पी ले रहे हैं या दूषित भोजन करते हैं तो उससे क्या होगा, हैजा की बीमारी होगी। और एक बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है भाई, ये लीवर में सूजन हो जाता है आपको। तो जब आप जाते हैं तो सूजन के कारण आपको बुखार आता है। डॉक्टर क्या करते हैं, वही एंटीबायोटिक आपको लिख के दे देते हैं। वो क्या करता है एंटीबायोटिक, आपके शरीर में जो बैक्टीरिया हैं जो उसको फैलाने वाले उसको मारते रहता है। और यह क्यों होता है, दूषित जल के कारण होता है। यदि आप दूषित जल का सेवन लगातार करते हैं तो आपको टाइफाइड होने की संभावना। क्या करना होता है इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। इसमें भली भांति यानी अच्छे से पके हुए भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो जो प्योरीफायर्ड वाटर है, यानी हम लोग बोतल का, बंद बोतल का पानी जिसको बोलते हैं, तो जो सक्षम है वो तो उसका उपयोग करेगा। और यदि जिसके पास उतनी सक्षमता नहीं है तो वो क्या करेगा कि नॉर्मल पानी को ही उबाल करके उस पानी को ठंडा होने के बाद छान करके बोतल में बंद करके रख लेगा और उसी का सेवन करते रहेगा। अब आ गया हेपेटाइटिस ए। इसको हम पीलिया भी, कहीं कहीं इसको पीलिया नाम से भी जाना जाता है। ये भी आंतरिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति को पीला पीला रंग का पेशाब होता है, व्यक्ति के आँख में पीला रंग का हो जाता है। तो डॉक्टर उनको क्या कहता है कि आप ऐसा चीज़ खाइए जिससे आपको सर्दी हो। जिस व्यक्ति को सर्दी होगा उसको पीलिया होने की संभावना 9 के बराबर होती है। और ये फैलता कैसे है, इसको कौन, हेपेटाइटिस हो किससे होता है, वायरस से होता है। और ये भी जल के कारण ही होता है। हेपेटाइटिस जो है ये भी जल के कारण। तो इसका उपाय क्या है भाई,
तो इसका उपाय है उबले हुए पेयजल का उपयोग करना और टीका लगवाना। अब लास्ट है हमारा मलेरिया। मलेरिया हुआ है, मलेरिया किससे हुआ भाई? प्रोटोजुआ से। और प्रोटोजुआ कैसे आया? मच्छर के कारण। मच्छर के कारण आता है। तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं, या तो मोर्टिन जलाओ, मैक्सो। अभी हम लोग के यहाँ मैक्सो नाम से आता है, मैक्सो, मैक्सो नाम से आता है। ये देखिए ऐसे रहता है, ऐसे 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 गोल रहता है। यहाँ पे जलाइए और यहाँ पे धीरे 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 उसका स्टैंड रहता है, स्टैंड रहता है। उस स्टैंड में से एक लोहे का नुकीला निकला रहता है, इसको खड़ा कीजिए, इसको इसी पर रख दीजिए और इसको जलाइए। इससे क्या होते हैं? मच्छर भगते। लेकिन सबसे बढ़िया उपाय है, मच्छरों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी। हमेशा सोते टाइम मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, तो आप जो है इन मच्छरों के काटने से बच सकते हैं। ये तो हो गया मानव जनित। लेकिन कुछ ऐसे भी रोग हैं जो जंतुओं में होते हैं। तो जंतुओं में सबसे यदि कोई रोग है तो उसका नाम है खुरपक्का। कौन सा रोग है? खुरपक्का। और दूसरा है मुंह पक्का। दूसरा है इसमें खुरपक्का। क्या होता है? खुर हम उसके जो गाय होती है, तो गाय का जो पैर है, ये पैर दो हिस्सों में रहता है। ये इसमें गैप रहता है दोनों खुरों के बीच में। इसमें जो है कीड़े पड़ जाते हैं और वह उस जीव को परेशान कर देते थे, खुरपक्का। और एक हुआ मुँह पक्का। हमेशा जो है जो जानवर है हमारा, वह मुँह से लार टपकाते रहता है। क्या टपकाता है? लार। और वह खाना नहीं खाता है, धीरे 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 वो कमज़ोर हो जाता है। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो पशु मर भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसका, पशु मर भी सकते हैं। इसलिए समय पर जब भी आप देखिए कि हमारे गाय को, भैंस को या हमारे जो भी जानवर हैं उनको खुरपक्का या मुँह पक्का हुआ है, तो तुरंत जो है नज़दीकी जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनसे संपर्क कीजिए और अपने जीवों का रक्षा कीजिए। अब ये तो हो गया जीव के लिए। अब कुछ ऐसे भी रोग हैं जो केवल और केवल हमारे पौधों में ही उत्पन्न होते हैं। कभी धान में अभी नया रोग चला है, पियरी रोग। लोग उसको पियरी रोग बोल रहे हैं। पियरी रोग यानी पीलिया रोग। उसमें क्या होता है? जो धान होता है, धान की जो फसल होती है, उसके जो उसका पत्ता होता है, ये पीले रंग का हो जा रहा है। किस रंग का हो जा रहा है? पीले रंग का। जब भी इसको हम छूते हैं, जैसे लगता है कि इसके ऊपर किसी ने हल्दी का छिड़काव किया है। किसका छिड़काव किया है? हल्दी का छिड़काव किया है। तो हमको क्या करना होता है? इसके लिए हमको रसायनों का उपयोग करना पड़ता है। इसका प्रयोग होगा रसायनों का छिड़काव इसके ऊपर यदि हम लोग कर देते हैं तो पौधों को रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है खाद्य। अब थोड़ा सा ये भी देख लेंगे। एक और जो है यहाँ बनाया गया है पॉइंट, ये हुआ हमारा सारणी है। यहाँ पादप रूप लिए हैं, यहाँ सूक्ष्म जीव हैं, कैसे फैलेगा और इसका चित्र देखिए। पहला है नींबू कैंकर। ये फैलता है बैक्टीरिया के कारण और इसका माध्यम क्या है? हवा है। और देखिए ये हमारा नींबू है और नींबू के ऊपर काले 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 धब्बे हो गए हैं, जिसको हम नींबू का कैंकर बोलते हैं। फिर है हमारा गेहूं की रस्ट। गेहूं का रस्ट ये कवक के द्वारा, फंगी के द्वारा फैलता है, या हवा और बीज के माध्यम वायु और बीज के माध्यम से। और ये देखिए गेहूं का पत्ता कैसा हो गया। गेहूं का ये पत्ता है और पत्ते पे जो है दाग दाग जैसा, सफ़ेद सफ़ेद दाग जैसा हुआ, जिसको हम गेहूं की रस्ट बोलते हैं। अब आगे है भिंडी की पीत। भिंडी का पीत क्या है भाई? यह एक वायरस की तरह फैलता है। कीट देखिए इसके भिंडी के पत्ते को क्या कर दिए हैं? खा गए हैं। ये भी एक प्रकार का रोग है। अब आते हैं
फूड पॉइजनिंग पर। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग का मतलब हुआ खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त मित्र के यहाँ गए, उसके यहाँ शादी विवाह का फंक्शन है, आपने वहाँ खाना खा लिया, तरह तरह का खाना खा लिया, और जब आप घर पे आते हैं तो कुछ आपके पेट में हलचल जैसा महसूस होता है कि पेट में कुछ हलचल हो रहा है, पसीना आने लगता है आपको, और आप बाहर निकलते हैं, आप वहाँ पे क्या कर देते हैं? उल्टी कर देते हैं। उल्टी होने लगती है। जब आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर क्या बताता है कि भाई इनको जो है फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? फूड पॉइजनिंग होती है संदूषित भोजन करने के कारण। जब भी हमारे शरीर के अंदर संदूषित भोजन जाएगा तो हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और यह भोजन को विषाक्त कर देते हैं। जैसे हम लोग उसको भोजन को करेंगे, भयंकर रोग हो सकता है, कभी कभी व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग से व्यक्ति मर भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा आपको हो आप तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। अब हमारा अगला पॉइंट है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब कि यदि कोई खाने की वस्तु है तो हम उसको किस प्रकार से रखें कि वो ज़्यादा दिन तक खाने के लिए उपलब्ध रहे। आप लोग एक बात बताइए कि सबके घर में आम का, मिर्चा का, कटहल का, यानी तरह तरह के अचार बनाए जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जिसके घर में अचार नहीं बनता है। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए आपके घर में अभी कुछ दिन पहले आम का सीज़न है, आम मिल रहा है, तो आपने किया क्या? आपके घर के लोगों ने आम लाया या कटहल लाया, यही उसको क्या होता है, सबसे पहले उसको काटा जाता है, पानी से उसको धो लिया जाता है, उसके बाद काट करके उसको धूप में सुखाया जाता है। जैसे वही सूख जाता है उसके बाद जो घर की औरतें होती हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल करके उसको धूप में रख देती है। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको नमक डाल के धूप में रखा तो वो क्या करता है, तो जो नमक होता है वो उस अचार को ज़्यादा दिन तक बचाए रखने में सहायता प्रदान करता है। कहीं कहीं मछली और मांस के परिरक्षण के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। यह करता है, ये जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है सूखे नमक रख देने से। उसमें नमक का उपयोग करके हम जो है आम का, आंवला का और इमली का, इन सब का क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। फिर उसके बाद हुआ चीनी द्वारा परिरक्षण। कभी कभी आप लोग देखते हैं जैम खाते हैं, जेली खाते हैं, चॉकलेट भी खाते हैं, ये क्यों उतना दिन तक रह सकता है, क्योंकि उसको चीनी के द्वारा परिरक्षण किया गया है। अब आते हैं तेल और सिरके द्वारा। तो जब आपका आम का अचार नमक और पानी डाल दिया जाता है, धूप में उसको सुखा दिया जाता है, जब वो सूख जाता है तो उसमें मसाला डाला जाता है, मसाले के साथ साथ उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया जाता है। जब तेल डाल दिया जाता है उसमें, फिर उसको धूप में रखा जाता है। जब वह पूरी तरह से पक जाता है तो उसमें 2 या 3 ढक्कन सिरका का डाल देते हैं। जैसे ही सिरका का उसमें डालते हैं 2-3 ढक्कन, एक तो सिरका उसको गला देता है और दूसरा सिरका डालने के बाद उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस साल का अचार अगले 2 साल 3 साल तक अच्छे से खाइएगा। कब तक? जब तक उसको सूखे हाथ से आप लोग छूते रहेंगे। जैसे ही आपने पानी के हाथ से उसको छुआ तो ये जो लेयर बना है, उसको बचाने वाला कवच बना है नमक का, वो टूट जाएगा और उस अचार में लोग कहता है कि भुअरी पड़ गया है।
सफ़ेद सफ़ेद रंग का हो जाता है, वो फफूंद है। वो क्या किया, उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए और सूक्ष्म जीव फफूंद के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो लोग कहते हैं अचार खराब हो गया, अब इसको क्या किया जाए, इसको फेंक दिया जाए। ठीक है। उसके बाद एक और तरीका है गरम ठंडा करके। हम लोग करते क्या है भाई, यदि हमारे घर में छोटा बच्चा है या हम लोग खुद हैं तो सबके घर में दूध आता है, तो हमारी माता क्या करती हैं, हमारी बहनें क्या करती हैं, उस दूध को उबाल लेती हैं। उबालने के बाद फिर उसको ठंडा करती हैं। हम लोग जब भी जाते हैं किसी दुकान पे सुधा वगैरह के, तो वहाँ से हमको जो है दूध का पैकेट मिलता है। दूध का जब पैकेट मिलता है तो देखते हैं हम कि वो 2 से 3 दिनों का दूध है, उस पर डेट लिखा होता है और उसके एक्सपायर का भी डेट लिखा होता है। तो आखिर क्या कारण है कि 2 से 3 दिन तक दूध को एक पैकेट में रखा गया और वो दूध खराब नहीं हुआ। वो दूध के पैकेट को हम लोग घर लाते हैं, उसको उबालते हैं तो वो दूध फटता नहीं है। आखिर कारण क्या है, तो कारण उसका ये है कि एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग पाश्चरीकरण बोलते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं, जिसको करने से वो दूध हमारा सुरक्षित होता है। तो इसको करते कैसे हैं, इसको करने के लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापमान निर्धारित है कि दूध का जो ताप है उसका मान जो है 70 डिग्री होना चाहिए। हम करते क्या है कि 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको गर्म करते हैं। गर्म कर लिए, वो एक मशीन में एक प्रक्रिया होती है। जैसे ही उसको हम गर्म किए और उसको एकाएक ठंडा कर लिया जाता है और जैसे ही वो ठंडा हुआ बस उसको पैकिंग कर लिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और जब वो उसमें सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो दूध खराब नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया की खोज जो है लुई पाश्चर ने किया था। तो पूछा जाता है प्रश्न कि पाश्चरीकरण का खोज किसने किया था, तो हम वही नाम लेंगे, लुई पाश्चर, किण्वन वाले व्यक्ति, जो कि इसके पहले भी हमने पढ़ा था लुई पाश्चर जी के बारे में। लुई पाश्चर जी कौन थे, जिन्होंने 1857 में किण्वन की खोज की थी। वही व्यक्ति जो है उन्हीं ने इस पाश्चरीकरण का खोज किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है इसमें अंतिम चीज़, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और नाइट्रोजन का चक्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है। देखिए होता क्या है कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जो तड़ित होता है यानी जो बिजली होता है वो भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती है। तो आइए जानते हैं कि अब आखिर नाइट्रोजन का चक्र क्या होता है और इसमें बहुत सी बातें आएंगी, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है देखते हैं। इसमें हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वह तरह तरह की गैसों से भरा हुआ है। इस वायुमंडल में यदि सबसे ज़्यादा गैस है तो उसका नाम है नाइट्रोजन गैस और यह पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और वायुमंडल में जो इसका परसेंटेज है रहने का वह है 78%। कितना परसेंट, 78%। तो अब होता कैसे है, तब प्रोसेस क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस को यहाँ समझाया गया है। नाइट्रोजन चक्र इसको बोलते हैं। इस ध्यान से इसको एक बार देखेंगे और ये भी जान लीजिए कि जो पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं वह डायरेक्ट नाइट्रोजन का वायुमंडल से लेकर के उपयोग नहीं करते हैं। तो कैसे होता है, तो जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं
या नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में उसको परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार यौगिक में परिवर्तन हो जाता है तो पेड़ पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ के द्वारा करते हैं। इस प्रकार जो है अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। और पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले जो जंतु हैं उनमें प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त हो जाते हैं जब पेड़ पौधों से उनको हम लोग पेड़ पौधों से जो वस्तुएं होती हैं उनको खाने के बाद। अब क्या होगा, जब पेड़ पौधा और जंतु की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, वो मिट्टी में स्थित जीवाणु और कवक उसको नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल हो या किसी का लकड़ी हो, किसी का पेड़ हो, वो टूट करके गिर गया, टूट करके जब गिर जाएगा तो क्या होगा, तो उसको लास्ट में जीव खाते हैं और जीव खाने के बाद उसको यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। फिर क्या होता है, कुछ विशिष्ट जीवाणु जो है नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देते हैं और वह गैस कहाँ चला जाता है, गैस हल्की होती है तो वो वायुमंडल में चली जाती है। इससे क्या होता है कि पुनः नाइट्रोजन जो है जो ऊपर से आई हुई थी वह नीचे से ऊपर चली गई। उसी को इस चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है, नाइट्रोजन कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है और जीवाणुओं द्वारा जो है नाइट्रोजन यौगिक को यहाँ लास्ट में गैस में नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन बना दिया जाता है। तो ये रहा हम लोगों का कंटेंट मटेरियल। अब हम लोग चलेंगे इसमें जो दिए गए अभ्यास प्रश्न हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो आइए एक एक करके इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग समझते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो जो पहला प्रश्न हमारा है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। किसे देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी, या इसी को जो है माइक्रोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोप कहा जाता है। फिर हमारा ख है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये है नीले हरे शैवाल। नींद नहीं है, इसको हम लोग नीले लिख लेंगे। नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान है का स्थिरीकरण करते हैं। तो अभी जब मैं नाइट्रोजन चक्र पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि नीले हरे जो शैवाल हैं वह वायुमंडल से नाइट्रोजन, वायु से नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण। तो इसमें जो है नाइट्रोजन भर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ नाइट्रोजन भरा हुआ है, इसको यहाँ पे नाइट्रोजन भर लिया जाए। फिर है अल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से। मैंने बताया था उस समय कि ईस्ट की सहायता से, किण्वन प्रक्रिया जो होती है ईस्ट की सहायता से होती है। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है किसकी सहायता से होगा, ईस्ट की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ये जो हैजा है वह किसके द्वारा होता है। तो अभी मैंने जो एक चार्ट बनाया था उसमें दिया गया था जो हैजा है वह बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, बैक्टीरियों के द्वारा यानी जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉलम में हम लोग जीवाणु भर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, सही शब्द के सामने
सही शब्द के सामने सही का निशान लगाना है, यानी राइट का निशान लगाना है। पहला सवाल है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग मैंने बताया था अल्कोहल में। ईस्ट जो है उसका ईस्ट का उत्पादन अल्कोहल में किया जाता है। फिर निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक बताना है। तो यहाँ देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है, इसलिए इस पे सही का निशान मारेंगे। फिर है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक मैंने क्या बताया था? मादा एनोफिलीज मच्छर। यह क्या करती है? मलेरिया का वाहक है। अब अगला नंबर हमारा है, संक्रामक रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? संक्रामक रोग मतलब कहने का मतलब है, संक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग। तो उसका मुख्य कारक कौन है? घरेलू मक्खी। मैंने बताया था घरेलू मक्खी के बारे में। ये करती क्या है? ये जो है सड़े गले चीज़ों पर बैठ करके उसको ला करके हमारे खानों के जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं वहाँ ले जाकर छोड़ देती हैं और उसके माध्यम से रोग उत्पन्न करती हैं। अब आते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रेड खराब जल्दी फूल जाती है। यानी कहने का मतलब यह है ब्रेड अथवा इडली जल्दी नहीं, इसको हम लोग ब्रेड एवं इडली जल्दी फूल जाती है। इसका कारण क्या है भाई? तो इसका कारण है ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि। मैंने बताया था कि उसमें ईस्ट हो जाते हैं, इसी कारण वह फूली फूली नज़र आती है। अब अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल, देखिए ये चीनी यहाँ लिखेंगे, चीनी थोड़ा सा ही प्रश्न में गड़बड़ हुआ है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का क्रम, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो नाम है क्या कहलाता है? तो उसी को हम लोग किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग किण्वन बोलते हैं। तो ये जो किण्वन है उस पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि कॉलम जो है हमारा 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो आइए चलते हैं। तो पहला जो हमारा है जीवाणु, तो जीवाणु क्या करता है? बैक्टीरिया से क्या होता है? तो बैक्टीरिया करता है हमारे जो हैजा होते हैं, हैजा के बारे में मैंने बताया था, हैजा क्या होता है? तो ये इसको हम लोग इससे मिला देंगे। फिर राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है? तो राइजोबियम दलहनी पौधों के जड़ में होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फिर है लैक्टोबैसिलस, मैंने कई बार बताया लैक्टोबैसिलस जो है वो जीवाणु होते हैं दही में, वो दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। फिर अगला है ईस्ट। ईस्ट का कहाँ यूज होता है जी? तो ईस्ट का यूज होता है ब्रेड की मेकिंग में। ब्रेड जो हम लोग खाते हैं उसमें ईस्ट डाला जाता है। एक प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ कौन है भाई? वो है मलेरिया का वाहक। अभी मैंने बताया था कि जो मलेरिया का वाहक होता है वह क्या होता है? एक प्रोटोजुआ होता है, प्लेज्मोडियम। ठीक है। अब है एक विषाणु एड्स। एड्स एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। तो ये हमारे प्रश्न 3 का हल रहा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है, क्या सूक्ष्मजीव
बिना किसी यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो हमने बताया था कि नहीं, सूक्ष्म जीव को हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष यंत्र होता है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हम जीवों को, सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग होते हैं। कौन कौन? मैंने बताया था जीवाणु होते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? तो फिर मैंने बताया था प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ के बाद कवक आते हैं और शैवाल आते हैं। बैक्टीरिया भी जीव में आता है, उसको भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जो वर्ग है सूक्ष्म जीवों का, उनको 4 वर्ग में ही बांटा गया है। फिर अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है। यानी उन सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में हमारी सहायता करते हैं। तो हमने अभी बताया है कि जो राइजोबियम होता है और नीले हरे शैवाल, वो क्या करते हैं? वो उनका काम है कि नाइट्रोजन को लेकर के उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदल देना, जिससे कि पौधे उसको अपने प्रयोग में ला सकें। इनका यही काम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। आइए चलते हैं 10 पंक्तियों के। 10 पंक्तियाँ हमारी इस प्रकार से है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं या अवसर में और अन्य, यह जो है खाना बनाने की प्रक्रियाओं में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि होता क्या है कि जैसे हम लोग इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, तो उनमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। फिर क्या है? किण्वन प्रक्रिया जो है यीस्ट द्वारा की जाती है, जिससे शराब और ब्रेड बनती है। ठीक है। अगला महत्व क्या है इसका? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है वह दूध को दही में परिवर्तित करता है। उसके बाद है प्रदूषण को कम करने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अगला है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है ले करके और उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की प्रक्रिया जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही की जाती है। अगला है कि दवाइयों के निर्माण में और एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। कुछ औद्योगिक अभिक्रियाओं में भी इसका सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव लाभ के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं, वो हानि भी पहुंचाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव तो मानव को, पौधों को, जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं। रोगों को इधर से उधर ले जाने वाले जो है सूक्ष्म जीव भी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है भोजन को, कपड़े को या हमारे सामान को वो प्रभावित करते हैं। फिर क्या होता है? कुछ विभिन्न प्रकार के रोग जैसे सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स, टीबी, इस प्रकार के रोगों को उन्हीं के द्वारा होता है। कई सूक्ष्म जीव जो है पशुओं में खुरपक्का और मुंहपक्का उन्हीं के कारण होती है।
और पौधों में सूक्ष्मजीवों के कारण क्या होता है कि हमारी गेहूं की फसल या धान की फसल या नींबू की फसल, तमाम तरह की फसलों का उत्पादन कम होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमने बताया है कि जो सूक्ष्मजीव वो को जो है, जो कोई यदि बीमारी है तो उस बीमारी को उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं, यदि एंटीबायोटिक दवा हम ले लेते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से लें या टैबलेट के माध्यम से लें, तो जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो उन जीवों को नष्ट कर देती है या उनको बढ़ने से रोक देती है। ठीक है। और प्रतिजैविक लेते समय इस बात का ध्यान अवश्य होना चाहिए कि जो भी हम एंटीबायोटिक दवा ले रहे हैं वो किसी न किसी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। फिर दूसरा है कि सभी एंटीबायोटिक दवाओं का एक डोज होता है, वह डोज से न कम होना चाहिए और न अधिक होना चाहिए। उनका एक कार्यकाल होता है जिसको पूरा करना हमारा काम है। और तीसरा है कि ज़रूरत न होने पर प्रतिजैविक लेने से बचना चाहिए। तो ये रहा आज का चैप्टर 2, जिसमें हम लोगों ने ये इसके जो कंटेंट मटेरियल हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम था हमारा सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, तो उसका जो मटेरियल था उसका भी हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट उसका अध्ययन किया। फिर इसके जो अभ्यास प्रश्न थे उसका भी हम लोगों ने आज अभी उसको समाप्त कर लिया है। तो आपसे यही आशा है कि आप इसको लाभ उठाएं, और यदि इच्छा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में फिर अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।